जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान, ये हमें नहीं पता, वो अपने बाकी अमेरिकन की रेस्क्यू के लिए। तालिबान बार बार भारत को एश्योरेंस दे रहे हैं कि हमारी धरती आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि भारत से मदद की दरख्वास्त भी कर रहे हैं। बहुत महीनों से तालिबान का भारत के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए राब्ता था, लेकिन अब खुल के तालिबान के बड़े लीडरों ने भारत के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इससे ये पता चलता है कि तालिबान आज के दिन अपना झुकाव सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं रखना चाहते, बल्कि पाकिस्तान को तो वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रिसेंटली इक़्तिदार में एक तरह से आ चुकने के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, और भारत को ये कह रहे हैं कि आप आइए, अपना कंटिन्यू कीजिए, जिस तरह आप हमें पहले मदद देते रहे इसी तरह और मदद दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। यहाँ तक मामला जा चुका है। इन सब बातों पर बातचीत होगी मेजर गौरव आर्या जी के साथ। मेजर गौरव आर्या जी का चाणक्य फोरम, जो उनकी वेबसाइट है, उसके जो ऐप्स हैं आप डाउनलोड कीजिए और बहुत बढ़िया जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स होंगे। इसके साथ साथ मेजर गौरव आर्या जी के साथ बातचीत हम करेंगे पंशीरियों की मूवमेंट के हवाले से कि भारत में क्यों इसको एक बहुत अहम डेवलपमेंट के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। सबसे पहले मैं मेजर गौरव आर्या जी से ये जानना चाहता हूँ कि मेजर साहब, हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि तालिबान भारत को जो बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं, दोस्ती का पैगाम भेज रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है अभी हाल फिलहाल की, और अगर आप देखें कि जिस तरीके से तालिबान ने रीच आउट करा है, ये जो मित्तल साहब जो हैं हमारे एम्बेसडर, उनके साथ जो मीटिंग करी थी हमारे एम्बेसी में हुई थी मीटिंग है, और एक तालिबान की रिक्वेस्ट पे हुई थी। आपने सुना होगा दीपक मित्तल साहब जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे। तो तालिबान को एक बात तो समझ में आ गई है कि ये जो पाकिस्तान का गाना गाते थे वहां से तो कुछ मिलना है नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप भी जानते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है, कोई नई बात नहीं कह रहा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जब भी बात होती है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो सब एक जिसको कहते हैं ना सौदेबाजी की बात होती है कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इट कुड बी इन कैश, इट कुड बी इन काइंड, इट कुड बी इन इन्फ्लुएंस, इट कुड बी इन एनीथिंग सर। मतलब ट्रेड तो होना है, देखिए लेन देन तो होना है। पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान पता नहीं कैसे सोचता है, और मुझे वो माइंडसेट शायद मे बी आई हैव फेल्ड टू ग्रास्प, फेल टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट ताहिर साहब, जो मैं सर नहीं समझ पाता कि तालिबान से भी इन लोगों को कुछ चाहिए और तालिबान को इनसे कुछ चाहिए। अब जो तालिबान को चाहिए ये पाकिस्तान के पास है नहीं, और जो पाकिस्तान को चाहिए वो तालिबान देना नहीं चाहता। इसमें अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं सर, तालिबान को चाहिए पैसे बहुत सारे सर, जबरदस्त किस्म के बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, और ये पाकिस्तान देने के उसमें नहीं है सर। इट इज इन नो कंडीशन टू गिव एनी मनी, इसके पास खुद ही नहीं है सर। अभी 2-3 महीने के अंदर तनख्वाहों के लिए भी बाहर से पैसे आएंगे सर। और वैसे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिसेंट जो एक वो नोट था विच हैज बिकम पब्लिक इज दैट आई थिंक $150+ बिलियन का कितना वो कर्ज में डूब चुका है पाकिस्तान। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट पाकिस्तानी मीडिया काफी परेशान है इस डॉक्यूमेंट से। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बोला था, जिस तरीके से समझा था पाकिस्तान ने कि अफगान तालिबान उसकी बैक पॉकेट में रहेगा, अफगान तालिबान वैसे बिहेव नहीं कर रहा सर। अफगान तालिबान ने बोला है कि टीटीपी से बात करनी है, खुद बात कर लो, है ना। चाइना को बोला है कि अपनी अकलियतों का जो अकलियत है उनका ध्यान रखिए। सो तालिबान इज नॉट बिहेविंग लाइक तालिबान शुड। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। आज की तारीख में तालिबान को यह पता है कि अगर मुझे पैसा चाहिए, और अब तो देखिए इख्तिदार में आ ही गए ना तालिबान साहब, तालिबान तो चढ़ दौड़े काबुल में। अब ये थोड़ा है कि तालिबान को किसी से सत्ता लेनी है या पावर लेना है, पावर में तो खुद बैठे हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हवा में गोली भी फायर कर दी कि अमेरिकन चले गए, डांस भी कर दिया, पश्तो म्यूजिक भी बजा लिया, सब कुछ कर लिया आपने, सेलिब्रेटली गनफायर हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। आपसे मेरा मुराद तालिबान से है, आपने सब कुछ कर लिया। अब मैं ये जानना, अब नेक्स्ट क्या है? कल गोलियां भी चला ली, अब अगले दिन क्या करना है?
एटीएम बंद है, पैसा नहीं है। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो इन्होंने बात करी इंडिया से, जाहिर सी बात है। और तालिबान ने इसलिए इंडिया चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि तालिबान को एक चीज पता है कि ये ऐसा नहीं है इंडिया कि पैसे लगाएगा अफगानिस्तान में, फिर बोलेगा कि ये गिरवी रख दो, ये हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट गिरवी रख दो, इतनी जमीन गिरवी रख दो, काबुल कंधार गिरवी रख दो। इंडिया ऐसा नहीं करता, कभी इंडिया ने आज तक नहीं करा है। चीन आएगा, चीन पक्का सबसे पहले बोलेगा कि मजार शरीफ गिरवी रख दो, एक शहर गिरवी रख दो, क्योंकि तुम्हारे शहर की वैल्यू वैसे भी कम है, कोई इंडस्ट्रियल बेस तो है नहीं, तो इसलिए ये गिरवी रख दो, समथिंग लाइक दैट। सो अब उन्होंने बात करी आयरन ओर के बारे में, बड़ी जबरदस्त एक बात करी तालिबान ने कि जो लोहा जमीन से निकलेगा, आप वो भी आप इंडिया को हम कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, आप आइए और वो लोहा हुआ निकालिए। तो ये सब कर रहा है। इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। तो तालिबान भी ये पूछ रहा है कि साहब इंडिया से बातचीत नहीं तो आप पैसे दे दो, अगर आपके पास हैं तो। कह रहा पैसे तो नहीं, लेकिन तुम इंडिया से बात कैसे कर सकते हो? तो ये बड़ी एक कॉमेडी टाइप की चल रही है अभी ताहिर साहब। इट्स वेरी फनी कि मतलब जिस तरीके से तालिबान रीच आउट कर रहा है और पाकिस्तान ऐसे कर रहा है जैसे माशूका धोखा दे देती है ना। दे आर बिहेविंग लाइक दैट कि मेरी माशूका ने मुझे धोखा दे दिया, किसी और से बात कर रही थी मेरे पीठ पीछे। सो इट्स लाइक दैट, इट्स अ वेरी फनी थिंग टू वॉच। आप ठीक कह रहे हैं कि जो नेशंस के इंटरेस्ट होते हैं उनका जो पूरे का पूरा रिलाय करना होता है वो रिसोर्सेज पे होता है। अब वैसे भी मेरे साहब, आप और मैं जानते हैं कि पश्तूनों की, जब मैं पश्तून कहता हूँ तो वो अफ़गान ही हैं, पश्तूनों की, अफ़गानों की, चलिए ब्रॉडर हम पर्सपेक्टिव में कहते हैं, भारत के साथ एक दोस्ती का मामला बहुत पुराना है। ये कोई नया तो है नहीं। चाहे आप ज़ाहिर शाह की हुकूमत देख लें, चाहे उसके बाद के आप जितनी रजीम्स आती हैं उन सबको देख लीजिए। अब जो तालिबान आए हैं वो बहरहाल उनको अपनी आइडियोलॉजी कम चलानी है और अपनी हुकूमत ज़्यादा चलानी है, क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजी चला के देख ली कि उससे हुकूमतें नहीं चला करती मिड-90s में। ठीक है, उनकी एक आइडियोलॉजी जो है जिससे मैं और आप हमेशा डिफ़र करते रहेंगे, लेकिन वो आइडियोलॉजी को इंटरनेशनल अफेयर्स में पीछे रख रहे हैं, यूं ऐसा लगता है। कल को क्या होता है ये हम कुछ कह नहीं सकते। भारत क्या करेगा जब तालिबान बार बार एश्योरेंस दे रहे हैं भारत को? तो भारत की तो रिलेक्टेंस रही है, तालिबान की आइडियोलॉजी की वजह से होनी भी चाहिए थी, लेकिन अब भारत क्या आपको करता नजर आएगा? सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका सच मैं जवाब दूं तो ताहिर साहब मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज कि भारत क्या करेगा ये तो नहीं पता है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड नॉट ट्रस्ट द तालिबान, इंडिया शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान रेजिम, हाउएवर इंडिया शुड कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान रेजिम। वो फिल इन द ब्लैंक्स जो बचपन में हिंदी में कहते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति, एक ग्रामर में, व्याकरण में हमें सिखाया जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स सिखाया जाता है। तो ताहिर साहब यही चीज है कि आप अगर अफगानिस्तान में, इंडिया अगर एक मॉरल स्टैंड ले लेता है, इंडिया अगर ये कहता है कि साहब हम नैतिकता पे बात करेंगे, ठीक है, और इंडिया कहता है कि हम तालिबान से बिल्कुल बात ही नहीं करेंगे, हम कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, ठीक है, आप मत रखिए, कोई और रखेगा। आप नहीं रखेंगे, कोई और रखेगा। आप वहां पे कदम नहीं डालेंगे, चीन कदम डालेगा, रूस कदम डालेगा, पाकिस्तान कोशिश करेगा डालने की कदम, और पाकिस्तान की फुटप्रिंट है वहां पे। तो कोई ना कोई जो है, रशिया तो इज अ फ्रेंडली कंट्री और हमारे साथ बहुत जबरदस्त उसके रिलेशन, आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे रशिया से बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। लेकिन चीन वहां पे आएगा और लोग आएंगे वहां पे, अपना जो साम्राज्य वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया को भी वहां पे कदम तो रखना पड़ेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट करके रखना है, अब वो पैसे डाल के रखना है, वहां पे अपने लोग डालने हैं, क्या करना है ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इंडिया नीड्स टू डू विद दिस। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया शुड एंगेज विद द तालिबान। इंडिया इज ऑलरेडी एंगेजिंग विद द तालिबान, वरना हाई कमीशन में क्यों बुलाते हैं स्टैनिक्साई साहब को, अपने सॉरी आई बेग योर पार्डन, अपने एम्बेसी में क्यों बुलाते हैं उनको? दिस इज एंगेजमेंट ओनली सर, ये तो एंगेजमेंट ही है एक किस्म से ना, कि आप बुला रहे हैं तालिबान के टॉप ब्रास, ही इज वन ऑफ द टॉप 10 पीपल ऑफ द तालिबान, आप उनको बुला रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया एंगेज तो कर ही रहा है, और एंगेज करना है विदाउट ट्रस्टिंग द तालिबान। कीप ऑन एंगेजिंग विद द तालिबान, आप बातचीत अपनी चालू रखिए। पैसे चाहिए, कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि अफगान आवाम के भले के लिए वो पैसा है, तो आप पहले भी कर रहे थे। आपने जो पहले काम करा है, आपसे मेरी मुराद भारत है, आपने जो पहले भी काम करा है, आपने पहले काम करजाई सरकार के थ्रू तक करा। आपने जो रोड बनाई थी, आपने रोड तो अफगानों के लिए बनाई थी, आपने जो लाइब्रेरी बनाई थी अफगानों के लिए बनाई थी, आपने डैम तो अफगानों के लिए बनाया था,
तो आज भी वो अफगान तो बदले नहीं है। सत्ता पलट गई है। हामिद करजाई, सॉरी अशरफ गनी, माफ कीजिएगा, अशरफ गनी तो वहां पे नहीं रहा है, बाकी लोग नहीं रहे वहां पे, लेकिन जो अफगान है वो तो अफगान है ही वहां पे, तो वो तो नहीं बदला। तो अगर आप पहले उसका भला कर रहे थे तो आज भी उसका भला करिए, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकलना पड़ेगा सर भारत को। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारत अपनी इंगेजमेंट कर भी रहा है, और ये पहली बार नहीं है कि भारत का तालिबान के साथ राब्ता हुआ है। बहुत समय से तालिबान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी पे बात हो रही है, और भारत की जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है और जो सरकार है वो समझते हैं इन सब बातों को, और वो यकीनन करेंगे। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर रही है वो भी करेंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, आप और मैं पहले भी कई बार में सब ये जिक्र कर चुके हैं, ड्यूरेंट लाइन के नाम मानने पर। रिसेंटली फिर तालिबान ने ये बात उठाई कि हमारे दोनों तरफ के परिवार, बरादरियां लाइन के आर पार रहती हैं, तो हम ये ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानेंगे, इस फेंस को नहीं मानेंगे। तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, तालिबान ये भी कह सकता था कि हम ड्यूरेंट लाइन को मानते हैं, लेकिन एक वीजा फ्री एंट्री होनी चाहिए, वीजा ऑन अराइवल होना चाहिए, क्योंकि लोग एक जैसे हैं, उनके परिवार एक जैसे हैं, और जो भी आएगा फिर वो कहां कहां जा सकता है, इसमें शराइत हो सकती थी। लेकिन तालिबान ने ये नहीं बोला। तालिबान बेसिकली क्या है, ग्रेटर अफगानिस्तान की जो बात है सर, ग्रेटर पश्तूनिस्तान की बात है। जो ये बात है कि ये जो इलाके, देखिए पाकिस्तान अगर कहता है कि वो एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान अगर अपनी संप्रभुता, जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में सोवरेनिटी कहते हैं, अगर पाकिस्तान उसकी बात करता है तो उसकी संप्रभुता, उसकी सोवरेनिटी, उसकी खुद मुख्तारी तालिबान नहीं मानता। क्योंकि तालिबान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा सर ड्यूरेंट लाइन, मैं ये जानना चाह रहा हूं। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल को आप डिफैक्टो बॉर्डर नहीं मानते हैं, या आप बॉर्डर उसको नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को, नॉट डिफैक्टो बट आप उसको बॉर्डर नहीं मानते लाइन ऑफ कंट्रोल को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, जो इंडिया वाला कश्मीर। इंडिया कहता है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने चोरी से, गलत तरीके से ऑक्यूपाई करा, वो हमारा, हमें वापस चाहिए। तो इट इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन। सिमिलरली ये क्या कह रहे हैं तालिबान कि ड्यूरेंट लाइन इज अ कॉन्टेस्टेड लाइन, क्योंकि वो मानते हैं, पश्तून मानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया, इनफैक्ट अटक से लेकर, जो अटक जो है ना, वहां से पूरा, जहां से आपको मरगला हिल से पूरा इस्लामाबाद दिखता है नीचे की ओर, वो पूरा एरिया मरगला हिल्स तक, उसके थोड़ा सा पीछे तालिबान कहता है कि पूरा का पूरा एरिया जो है इट इज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। सो वहां पे ये पाकिस्तान जो शामियाने बजा रहा था, जो बड़े गीत गा रहा था, भंगड़े, लुडियां, ये सब जो प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन पाकिस्तान में चल रहे थे, पाकिस्तान सबसे पहले ये पूछे कि भाई आप लोग पाकिस्तान के वजूद को मानते हैं कि नहीं मानते? तालिबान वाले वजूद मतलब जो पाकिस्तान का नक्शा है, वजूद तो क्या कराची पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में है, ये तो कोई, मैं भी डाउट नहीं कर रहा, ये तो है ही। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, आपका एक पूरा सूबा, आपके बलूचिस्तान के कुछ एरिया जहां पे पश्तून मेजोरिटी पॉपुलेशन है, क्या आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी मानते हैं, जो पाकिस्तान का नक्शा है? और पाकिस्तान को पूछना चाहिए, ब्लंटली तालिबान से पूछना चाहिए कि क्या ये जो पाकिस्तान का नक्शा है, क्या आप मानते हैं पाकिस्तान का नक्शा है? आप बताइए, क्या आप मानते हैं इसको? सिर्फ ड्यूरेंट लाइन की बात नहीं है कि हम लाइन को नहीं मानते, लाइन की अपने आप में कोई वजूद नहीं है। उस लाइन की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो दो मुल्कों के बीच में बॉर्डर है। तो एक मुल्क अगर ये कह दे, और अशरफ गनी की सरकार हो, ठीक है सर, उसके पहले हामिद करजाई के सरदार हो, अब्दुल्ला हो, आज की तारीख में मुल्ला बरादर हो, अकुनजादा हो, XYZ जो हो, जो काबुल की गद्दी पे बैठा है, उसने कभी ड्यूरेंट लाइन नहीं मानी पिछले 75 साल में। तो उस मामले में, सिर्फ उस मामले में, चाहे वो अशरफ गनी हो, चाहे वो मुल्ला बरादर, ये सब बराबर हैं। दीज पीपल आर इक्वल, दे डू नॉट, पाकिस्तान की सोवरेनिटी नहीं मानते। ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। देखिए, जहां तालिबान भारत को इंश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ कारोबार कीजिए, हमारी तरफ से कोई ख़तरा, कोई टेररिज्म नहीं होगा, उसके साथ साथ हमने 8-10 दिन पहले देखा जब काबुल एयरपोर्ट पे बहुत ही शदीद सुइसाइड अटैक हुआ, जो एयरपोर्ट से इनफैक्ट बाहर था, जिसमें 13 अमेरिकन सोल्जर्स और 160 से ज़्यादा इनोसेंट अफगान्स मारे गए। तब भी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने इस हमले को कंडेम किया और कहा कि हम बहुत शदीद मजम्मत करते हैं और आइसिस से हमारी अब जंग है। उन्होंने ये भी कहा कि अलकायदा का ख़ात्मा हो चुका हुआ है। ये एश्योरेंसेस तालिबान की तरफ से आना, जबकि पूरी दुनिया, और मैं भी समझता हूँ, आज भी समझता हूँ कि अलकायदा, आइसिस ये तालिबान के एक तरह से कज़न्स हैं। आप इस एश्योरेंस को कैसे देखते हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को आज की दुनिया में कैसे देखते हैं? सर, मैं तो इस पर विश्वास नहीं करता कि
अमेरिकन को लगता होगा एक मिनट के लिए, थोड़े से भोले भी होते हैं अमेरिकन ना, वो मान लेते हैं पाकिस्तान इनको चूरन खिला रहा है, इतने सालों से खा रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं खिला सकता पाकिस्तान चूरन, क्योंकि हमें पता है ना, वी नो कि कब आंख मार के कौन कोने से निकल रहा है, वी नो दैट वेरी वेल। कल्चरली ऑल्सो हम थोड़े से अलाइंड हैं, तो हमें पता है कि कि हाथ मिलाओ तो उंगलियां गिन लो टाइप का मामला है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है सर ताहिर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि अगर आप इसको उस तनाजुर में देखें कि यू सी तालिबान ये कहता है कि हम अलकायदा के खिलाफ जंग है। क्यों जंग है इनकी, मैं तो ये समझ में नहीं पाया। अलकायदा का जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, उसी के चलते तो आपने अमेरिकन से प्रॉब्लम पूरी मोल ली, आपने अमेरिकन से लड़ाई ली, आपकी सत्ता चली गई, 20 साल आप गुफाओं में रहे, जंगलों में रहे, सहराओं में रहे। क्यों रहे? क्यों रहे? आपने तालिबान ने तो अटैक नहीं करा था 9/11 का सर, तालिबान तो नहीं गया था वहां पे, वो तो अलकायदा के लोग थे, अलकायदा के लोग थे। उसमें भी 19 में से आई थिंक 15 सऊदी अरेबिया के थे, 14 सऊदी अरेबिया के थे। अफगानिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था, अफगानिस्तान का तब लेना देना हुआ जब ओसामा बिन लादेन आया, अलकायदा अफगानिस्तान में था, तब इन लोगों ने बोला कि साहब ये तो हमारे मेहमान है और मर जाएंगे, कट जाएंगे, पश्तून है, हम नहीं देंगे अपने मेहमान को। अलकायदा को तो आपने पाला है, 20 साल पाला है। आज की तारीख में आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं कि साहब अलकायदा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप कहते हैं हमारा इस्लामिक स्टेट के साथ लेना देना नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसमें ताहिर साहब एक बड़ी खतरनाक चीज है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा, जब मैंने एक वीडियो निकाला था ना, तो पाकिस्तान, मैंने बोला ये चल नहीं पाएगा तालिबान का मामला ना काबुल तक, तो बड़ा नहीं मेजर साहब आपकी तो बात झूठी निकल गई। झूठी नहीं निकली, ये थोड़ा सा ना हमें पर्सपेक्टिव गलत है मुझे लगता है। पाकिस्तान में बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गमगीन हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी यूफोरिया आ जाता है, ऐसा पता नहीं क्यों। रुक के ठहर के, वो ठहराव नहीं है सर, वो जिसको संजीदगी कहते हैं, सीरियसनेस, वो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कहां पे तालिबान खत्म होता है, कहां पे इस्लामिक स्टेट शुरू होता है सर, नोबडी नोस। आज तक मुझे तो नहीं समझ में आया। और मैं आई रन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी मैगजीन, मैं पढ़ता हूँ, बड़े बड़े ऑथर्स को रोज पढ़ता हूँ सर, मेरा काम ही है, मेरा प्रोफेशन है। और बड़े बड़े जिसको कहते हैं ज्ञानी पंडित लोग जो लिखते हैं, मैं उनको पढ़ता हूँ, और वो लोग भी ये कहते हैं, ऑल ऑफ देम से दैट इनकी लाइंस बड़ी ब्लर्ड हैं। देखिए जो वहां पे लोग हैं ना इस्लामिक स्टेट में, जो अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं सर, वो भी काफी हद तक पश्तून हैं, काफी हद तक। जो अलकायदा वाले लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एलिमेंट्स हैं पश्तूनों के। तालिबान तो 99-100% पश्तून ही है। इसके अलावा फॉरेन फाइटर्स हैं वहां पे 6 से लेकर 10,000, जो कि आपके सीरिया से आए हैं, और कुछ आपके इराक से हैं, कुछ आपके और बाकी अरब मुल्कों से हैं, अपने और दीगर किस्म के जो फॉरेन फाइटर्स हैं वहां पे आ रखे। तो पाकिस्तान के पंजाब से बहुत सारे फाइटर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो फारूकी है, जो चीफ है, वो तो पाकिस्तानी है ना सर, ही इज फ्रॉम रावलपिंडी। तो कहने की बात यह है कि कोई भी ये कहेगा ना कि ये हम इसके खिलाफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी वही है सर, बस थोड़ा सा ये है कि वो सलाफी हैं, देवबंदी हैं, बस ये थोड़ा सा आगे पीछे है। बट ऑल ऑफ देम बिलीव इन द सुप्रीमेसी ऑफ हार्डलाइन इस्लाम, दे बिलीव इन पॉलिटिकल इस्लाम। ये काफिर है, ये है, इसका गला काटो। इन सब की आइडियोलॉजी एक जैसी है, थोड़ा बहुत फर्क है सर, थोड़ा बहुत फर्क है कि हम नाक को ऐसे पकड़ना चाहते हैं, वो कहता है नाक को ऐसे पकड़ना चाहते हैं, बस इतना सा फर्क है। नाक दोनों ने पकड़नी है। आप कोई भी अलकायदा ले लीजिए, तालिबान ले लीजिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ले लीजिए, आप इस्लामिक स्टेट खुरासान ले लीजिए, कोई भी हो, दे हैव एग्जैक्टली द सेम आइडियोलॉजी। इनके तरीके अलग हैं, उसकी कारकर्दगी कैसे करनी है, उसको उसको प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में कैसे लाना है, राइट। अब आप किसी इस्लामिक स्टेट वाले से पूछें, क्या तुम्हें शरिया पे भरोसा है, क्या शरिया नाफिज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कौन सा तालिबान वाला कहेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? कौन सा अलकायदा वाला बोलेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला बोलेगा कि शरिया नाफिज नहीं होना चाहिए? इनकी बेसिक आइडियोलॉजी तो सेम है ना सर, बेसिक आइडियोलॉजी सेम है। अब वो इनके बीच में स्ट्रगल है कि किसके पास फाइटर ज्यादा है, किसके पास असला ज्यादा है, डॉलर किसके पास है, किसकी हुकूमत है, इन सब की लड़ाई है। लेकिन बेसिकली तो ये हार्डकोर इस्लामिक टेररिस्ट्स हैं, एंड देयर इज अ सेमनेस इन आइडियोलॉजी। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेर साहब हम ये भी देखते हैं कि ये सब हार्डकोर जिहादी टेररिस्ट हैं, लेकिन अब जो आइडियोलॉजी होगी तालिबान की, वो उनको गवर्न नहीं करने देगी। चूँकि जब गवर्नेंस आप इंटरनेशनल रिकग्निशन के साथ करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको अपनी आइडियोलॉजी छोड़नी पड़ेगी, फिर तो आपको प्रैग्मेटिज्म
को ना चाहते हुए भी गले लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो वो भारत के एम्बेसडर के साथ भी बैठे हुए हैं, अमेरिकन के साथ भी। जो बाइडन भी कह रहे हैं कि अब तालिबान तो बड़े अच्छे हो गए हैं, सिर्फ आईसिस ख़राब हैं। चाइना के साथ भी है। चाइना ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इस पर ज़रा हमें बताइए। चाइना ने ये कहा है कि आप अपने यहाँ, यानी तालिबान से कहा है कि आप अपने यहाँ एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कीजिए, हम आपका हाथ बटाएंगे। इसमें दोनों बातें हैं, कैसे देखते हैं इन दोनों बातों को आप? देखिए सर, ऐसा है कि दोनों, एक तो चाइना का स्टेटमेंट, नंबर 2 हम डील करेंगे। नंबर 1 सर बात यह है कि आपने बोला ना प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए दुनिया के लिए। अगर आपको दुनिया से मदद चाहिए, आप रिकॉग्निशन चाहते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक है तालिबान का ये दोहा वाला मामला, जिसमें 8, 10, 15, 20 लोग 5 स्टार होटल में रहते हैं और जूस पीते हैं। और यूजर वो एक जूस वाली फौज है तालिबान की, जिसने दीन दुनिया देख लिया, जिसको पता है कि भाई हमें डॉलर चाहिए। लेकिन जो तालिबान का जो रैंक एंड फाइल है सर, जो अफगानिस्तान में ही रहे, जो टोरा बोरा की गुफाओं में रहे, जिनको कभी दोहा जाने का मौका नहीं मिला, ठीक है, हो सकता है महीने में एक बार ना आते हो, वो लोगों की बात कर रहा हूं जो तालिबान का कार्डर है। तालिबान का कार्डर ये सब फॉरेन अफेयर्स नहीं समझता सर। कुछ समय के लिए तालिबान कंट्रोल कर सकता है अपने कार्डर को कि तुम औरतों को मत मारना। उनका सर, उनका आइडिया ऑफ फन क्या है तालिबान का? औरतों को कोड़े मारना इज द आइडिया ऑफ फन एंड अचीवमेंट सर। बच्चे को गोली मार दी, बड़ा मजा आया, देखो आज क्या करा, आज मैंने 3 बच्चों की हत्या कर दी, देखो कितना मजा आया आज वीकेंड। सो दिस इज देयर टोटल आइडिया ऑफ फन, ऑफ अचीवमेंट इन लाइफ, है ना। वो क्या करना चाहते हैं? उन्होंने बोल दिया कि साहब जूते नहीं, चप्पलें नहीं पहनेंगी औरतें, क्योंकि उनके पैर दिखते हैं, तो सारी औरतें अब जूते पहनेंगी। तो यू सी, जो आपको लगता है कि जो लोग ये निजाम नाफिज करना चाहते हैं वो दुनिया चला सकते हैं? क्यों आपकी औरत क्या पहन रही है, अगर आपकी नजर उसी पे है, तो देन यू आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर। आप अफगानिस्तान नहीं देख रहे, आप तो वही देख रहे हैं उसने हाथ में क्या पहना, उसने पैर में क्या देख रहा, उसने सर ढका है कि नहीं ढका, हिजाब पहनी है कि नहीं, वो बड़ा टेंट जैसा जो गोल वाला होता है वो पहना कि नहीं पहना, शटलकॉक बुर्का। तो ये सब आप यही देख रहे हैं ना। और उनके जो कार्डर हैं, दे आर डूइंग दैट ओनली सर। ये अपने काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, डिप्लोमेसी की, दोहा में बैठ के अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन अगर इन्होंने अपने कार्डर को आइसोलेट करा, अगर तालिबान ने अपने कार्डर को आइसोलेट करा मेन इनकी आइडियोलॉजी से, जो प्योर आइडियोलॉजी इनकी मुल्ला उमर की थी, तो सर वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग टूट के जाएंगे इस्लामिक स्टेट, ये लोग टूट के जाएंगे अलकायदा। ये लोग कहते हैं ना अलकायदा को खत्म कर लिया, सर 2 महीने लगते हैं अलकायदा को बनाने में, 2 महीने। और दूसरी बात है सर आपकी कि जो आपने जो चाइना से बात बोला, चाइना को डर तो वही है ना अपना, शिंजियांग का ही तो डर है चाइना को, वरना चाइना को क्या फर्क पड़ता सर? व्हाट डज चाइना केयर? आप रोज बम मारो, रोज सुसाइड बॉम्बिंग करो अफगानिस्तान में, चाइना की तरफ कुछ मत करके देखना। अगर चाइना को कल आयरन क्लैड गारंटी मिल जाए और चाइना को एक पैसेज मिल जाता है वाखान कॉरिडोर से घूम के आपका ईरान की ओर, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता सर। चीनियों को कब से ह्यूमन राइट्स के बारे में फर्क पड़ने लगा? पर चाइना को पता है कि अगर एक्सट्रीमिज्म की आग, जो कि ऑलरेडी भड़क रही है, और चाइनीज हल्की बात नहीं करते सर, दे डोंट लाइक पाकिस्तानियों जैसे नहीं, जैसे शेख रशीद ने कुछ भी बोल दिया, यू नो टुडे इज फ्राइडे, आज छुट्टी है, चलो कुछ बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज तो बड़े नाप तोल के बोलते हैं सर। वो चाइनीज जो है सर, कह रहे हैं उसके बारे में, मशहूर है चाइनीज के बारे में कि बात ऐसे करते हैं जैसे कर्ज दे रहे हैं, वो इतने नाप तोल के बात करते हैं। तो चाइनीज ने ये अगर बोला है कि एक्सट्रीमिज्म पे आप कंट्रोल रखें, इसका मतलब चाइनीज को डर है कि इसका ब्लो बैक होगा। और कितना दूर है सर वाखान कॉरिडोर? 300-350 किलोमीटर बस, दैट्स इट। 350 किलोमीटर में सर अफगानिस्तान से लेकर सीधा के सीधा शिंजियांग प्रोविंस है, विगर मुसलमान वहां पे, वो आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट चाइना। तो चाइना को डर तो लगेगा सर, इसमें कोई गलत बात नहीं है। चाइना का डर वाजिब है। आपने कहा चाइना का डर वाजिब है, दूसरी तरफ हम ये देखते हैं पंशीरी जो हैं वो डटे हुए हैं। हम कमांडर सैफ़ी की वीडियो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं स्क्रीन पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको आप कैसा देख रहे हैं? ख़ासतौर पर भारत में बड़ी उम्मीदें मैं मीडिया के राही देख रहा हूँ कि जैसे नॉर्दर्न अलायंस से बहुत उम्मीदें हैं, वो रेजिस्टेंस कुव्वत होंगी, ख़ुद अफ़गानों को उम्मीद है। तो फ्यूचर उनका आपको कैसे दिखता है? और तालिबान ने आज ही कहा है कि पंशीरी डायलॉग की मेज़ पे आ जाएं, हम उनको माफ़ कर देंगे। तो ये सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर पहले तो ये समझना होगा कि पंशीर अकेला क्यों खड़ा है तालिबान के खिलाफ, और तालिबान उसको टेक ओवर क्यों नहीं कर पाया? ऐसा क्या है पंशीर घाटी में? क्या लोग बहुत बहादुर हैं? बिल्कुल है। लोगों में लड़ने का जज्बा है? बिल्कुल है। उनके पास हथियार हैं, ट्रेनिंग है? बिल्कुल है। लेकिन कारण वो नहीं है सर, कारण मिक्स एंड मैच है इन सब चीजों का। और असली चीज है टेरेन, वहां की जो जमीन है, ले ऑफ द लैंड है जो पंशीर घाटी का,
वो इस तरीके से है कि अंदर आने की और बाहर जाने की वहां से रास्ते बहुत लिमिटेड है सर। और इंसान या इंसान का बच्चा और रास्तों से नहीं जा सकता, वो वैली है सर, घाटी है, इट्स लाइक अ बोल सर, एक बोल जैसे है वो नीचे पंचीर घाटी। अब इसमें इशू ये है कि आप जाएंगे कैसे। अगर आपको फतेह करना है पंचीर, आपसे मुराद तालिबान, तालिबान को अगर फतेह करना है पंचीर, तो पंचीर के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के रास्ते एक ही दो हैं, एक दो रास्ते के अंदर वो बड़े सकरे पतले रास्ते हैं। आप उन रास्तों पे अगर वेपन लगा दें तो सर कुछ लोग, 10-15 लोग 2-3 हजार लोगों को रोक सकते हैं सर। और यही इन्होंने ये आज की तारीख में इन्होंने रशिया के डिविजन्स, रशिया के पास तो तालिबान से ज्यादा 100 गुना ज्यादा हथियार थे और 100 गुना ज्यादा फाइटर्स थे सर उनके। इन्होंने रशिया के डिविजन्स रोक रखे हैं पंचीर वालों ने, क्योंकि उनका ले ऑफ द लैंड ऐसा है। दूसरी एक और चीज है सर कि जो जज्बा है ना लड़ने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तालिबान का पेट भरा हुआ, तालिबान पहुंच गए काबुल में, राइट। तालिबान में अब वो जुनून नहीं रहा, क्योंकि अच्छा तालिबान ने लड़ाई भी नहीं लड़ी। तालिबान टहलते टहलते कंपनी वाग की तरह काबुल में घुस गए सर। लोग कहते हैं बहुत तगड़े लड़ाके हैं, लड़ाई तो करी नहीं तालिबान ने। तालिबान ने लड़ाई नहीं लड़ी। अगर तालिबान ने लड़ाई लड़ी है तो कोई मुझे बताए कि अफगान नेशनल आर्मी के कितने लोग मरे थे और तालिबान के कितने मरे, कोई डेटा दे मुझे। लेट्स टॉक डेटा। इनके मरे नहीं सर, इनके ऐसे 50-100 कुछ मरे दाएं और ये पहुंच गए काबुल। ये कोई लड़ाई थोड़ा ना होती है सर, ये तो बटालियन लेवल की लड़ाई हो गई। हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि पंचीर को हराना इसलिए मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडियन मीडिया कह रहा है पंचीर पंचीर, क्योंकि तालिबान के खिलाफ एक फीलिंग है यहाँ पे, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि हम पंचीर वालों के लिए कर क्या रहे हैं। व्हाट इज इंडिया प्रैक्टिकली डूइंग फॉर देम। पहले इंडिया ने बहुत नदर्न अलायंस को सपोर्ट करा है विद वेपन्स, विद मनी। इंडिया ने बहुत सपोर्ट करा है और मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान को भी आप एंगेज रखें, लेकिन आप नदर्न अलायंस को, आप तालिबान का हेल्प ना करें, आप उसके साथ बातचीत करते रहिए। अगर उनको लगता है कि कुछ निकालना है जमीन से, माइनिंग करनी है, वो निकाल दीजिए। लोगों के लिए रोड बनानी है, आम अफगानों के लिए रोड बनाते रहिए। लेकिन जो हथियार है, जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपको देना है नदर्न अलायंस को, तो आप दीजिए। ताजिक है सर वो लोग ज्यादातर वहां पे, तो आप उनको दीजिए। और क्योंकि आप कुछ नहीं पता अफगानिस्तान में कि 1 साल के बाद कोई भी अगर ये कहता है कि तालिबान वहां पे रहेंगे, अब आ गए तालिबान, अब रहेंगे यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है अफगानिस्तान में सर। कल कोई आ सकता है, कल पासा पलट सकता है। मुझे तो लगता है कि हेल्प नदर्न अलायंस इन ऑल वेज पॉसिबल। अपना तजाकिस्तान में इंडिया प्रेजेंस जबरदस्त मजबूत रखे, खूब पैसे इंडिया के लिए। देखिए मैंने पहले भी बोला था, इंडिया के लिए सर $100 मिलियन एक महीने में देना कोई बड़ी बात नहीं है सर। इंडिया के लिए $200-300 मिलियन पर मंथ देना कोई बड़ी बात नहीं है। और इंडिया को सिर्फ 2 साल के लिए देना है सर। $2-3 बिलियन है खर्च करना है, कर देंगे सर, क्या दिक्कत है। 5 बिलियन होगा, नॉट अ बिग डील, इट्स पॉकेट चेंज फॉर अस सर। ये तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि 3 बिलियन डूब गया, डूब, इनको ये नहीं पता कि $3 बिलियन नथिंग फॉर इंडिया, इट्स पीनट सर, इट्स पॉकेट चेंज। इंडिया छोड़ दीजिए सर, मुंबई के लिए, मुंबई जो शहर है ना एक हमारा, $3 बिलियन से मुंबई के लिए पीनट्स है सर। मुंबई में $3 बिलियन के जेब से झड़ जाएगा, किसी को पता नहीं लगेगा। वो तो सर अंबानी साहब ही दे देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। अंबानी की तो शेयर ऊपर नीचे जाती है सर, अंबानी के बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोज ऊपर नीचे उसके जाते हैं सर। तो पता नहीं क्यों पाकिस्तान में क्यों इतना बड़े खुशी सी इंडिया के $3 बिलियन डूब गए। मेरी पाकिस्तानी दोस्त से बात हुई, मैंने बोला कुछ नहीं होते $3 बिलियन, है ना। ये 22-23 हजार करोड़ है सर, 22-23 हजार करोड़ है। इससे यूपी में पैसे पड़े हैं सर, क्या ये पता नहीं, यूपी का फ्रैक्शन ऑफ यूपी's बजट है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम दे देंगे उसको, तो हमें देना चाहिए सर। वी शुड सपोर्ट इट, लेटेस्ट वेपन्स आप दें। और अगर आप मैप देखेंगे, मैं चाहता हूं कि अगर हम अपने दर्शकों को मैप दिखा दें उस पूरे एरिया का, जहां पे पंचीर है और जहां पे ये तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है वगैरह, ये जो रिपब्लिक्स हैं सर, ये पहले रशिया का पार्ट थी। 89-90 के पहले रशिया का पार्ट थी, और यहाँ पे भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस हैं। तो इंडिया को ऐसा नहीं कि सर इंडिया को यहां से ना कोई जहाज भेजने नई दिल्ली से भर के पंचीर, नहीं। आप वहीं पे पैसा दीजिए, वहीं से फैक्ट्री दीजिए, बोले कि साहब इतने, वहां पे सब मिलता है सर, एंटी एयरक्राफ्ट, टैंक्स वैंक्स, असला बारूद, रॉकेट शॉकेट, आपको जो चाहिए सब मिलता है। आपको एक देश पकड़ना है, देश को बोलना है कि साहब आपका एक काम है कि 1 लाख AK-47 इनको दें, ठीक है जी, 1 करोड़ राउंड दें, एमुनिशन दें इनको, ग्रेनेड दें, इतने रॉकेट लॉन्चर दें, RPGs दें। वो मैन्युफैक्चर करते जाएंगे। इंडिया को सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचाने और नदर्न अलायंस को गिनना है कि सही माल पहुंच रहा है कि नहीं, और साइन करके व्हाट्सएप करके वाउचर भेज दो नई दिल्ली, बस दैट्स इट सर, एंड ऑफ स्टोरी। यू हैव टू सपोर्ट समबडी। आप देखिए, आखिरी बात एक कहूंगा, थोड़ा सा लंबा जवाब दे दिया ताहिर साहब, माफ करिएगा, लेकिन सर हमें एक बात समझनी होगी कि अगर इंडिया ये कहता है ना कि इट इज अ सुपर पावर, अगर ये कहता है कि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। ये लाइन में खड़े होकर देखना कि चलो अब देखते हैं क्या होगा, लेट्स वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। ये सर वेट एंड वॉच ना, ये सुपर पावर ऐसा करते नहीं है।
You go there, you change the game, you make a difference, and then you own the field and you own the game, sir. आपको करना पड़ेगा. You have to stick your neck out and you have to take side, sir. तालिबान की साइड आप लेंगे नहीं. दूसरी साइड कौन सी है? नदर्न अलायंस. Build a Northern Alliance once again, sir. तो क्या आपको लगता है कि भारत की पॉलिसी शिफ्ट होगी इस तरफ भी, जिस तरह आप कहते हैं कि अब सुपर पावर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया जाए? सर ऐसा है कि भारत में ना कुछ लोग तो हैं जो चाहते हैं, जो टॉप पे हैं लोग पॉलिटिकल लीडरशिप के, वो तो चाहते हैं. लेकिन क्या होता है कि इंडिया में ऐसे एक छत्र राज किसी का नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, और चेक्स एंड बैलेंसेज आर मैनेज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली. मतलब ऐसा कोई उसको भी चलाने वाला कोई इंसान ही है. तो यहाँ पे काफी लोग हैं सर जो बिकॉज ऑफ years and years of decades of always being very tentative. मैं डर वर्ड यूज नहीं करूंगा, लेकिन कि बैलेंस करके चलो थोड़ा बहुत ऐसे करो. बैलेंस से होता नहीं है सर. एक कहावत है, मैं अक्सर बोलता हूँ सर, कहावत नहीं है, मतलब इट्स हमारे रिलीजियस टेक्स्ट का हिस्सा है कि भाई बहन होए ना प्रीत. आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना सर, भाई बहन होए ना प्रीत सर. देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर सर. यस. डर के बिना सर दोस्ती नहीं होती. आपको भय डालना पड़ेगा, और फिर आप तालिबान से दोस्ती करिए. एज लॉन्ग एज द तालिबान इज अफ्रेड ऑफ यू. एंड अफ्रेड डज नॉट मीन कि आप तालिबान पे अटैक कर देंगे. नहीं, तालिबान को यह डर होना चाहिए कि नहीं इंडिया से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी. तालिबान को यह डर होना चाहिए कि अगर इंडिया से इन्वेस्टमेंट लानी है तो आपको ये 4 चीजें, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता मत करिए, तुम तो वैसे भी कुछ हमारा क्या कर लोगे. तालिबान क्या कर लेगा इंडिया का? अगर उसको कश्मीर में आना है तो पाकिस्तान के थ्रू आना पड़ेगा सर, और अगर कश्मीर में आना चाहता है तो स्वागत है, आ जाओ. हमें भी थोड़ा मौका मिले मेहमान नवाजी का, आ जाओ कश्मीर में अगर तुम्हें इतना शौक है तो. बात नहीं है, बात यह है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो इसमें हमारा फायदा क्या है. डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे हमारे पास बहुत हैं, हमें तालिबान से पैसे नहीं चाहिए. लेकिन डू वी गेट अ फुट होल्ड इन अफगानिस्तान? कैन दैट फुट होल्ड बी यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान? क्या हम पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर्स को एक्टिवेट रख सकते हैं? क्योंकि देखिए सर, हमारा ईस्टर्न साइड यानी कि पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल तभी शांत रहेगा. ये सर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मतलब प्लीज फील फ्री टू डिसएग्री एंड पीपल विल डिसएग्री सर. लेकिन बात ये होती है कि कहीं ना कहीं सर, कहते हैं फौज में कहावत है सर, इंडियन आर्मी में हंसी मजाक में कहते हैं कि देयर विल ऑलवेज बी टेंशन सर. वेदर यू आर गिविंग टेंशन और टेकिंग टेंशन, दैट इज अप टू यू. टेंशन तो रहेगा. तो अब बात यह है कि प्रेशर रहेगा सर. प्रेशर आपको अपने वेस्टर्न साइड में करना है, आपको ईस्टर्न साइड में करना है, आपके ऊपर है. आप जितना वेस्टर्न साइड पे, जितना ड्यूरेंट लाइन पे स्ट्रेस करेंगे, जितना वहां पे पाकिस्तान के ऊपर ड्यूरेंट लाइन पे प्रेशर आएगा जबरदस्त किस्म का, उतना हिंदुस्तान में शांति होगी. जिस दिन पाकिस्तान में शांति हो गई, उस दिन हिंदुस्तान में अशांति हो जाएगी. देयर विल बी वायलेंस इनसाइड इंडिया. ये इतिहास बताता है, मैं नहीं कह रहा सर, ये इतिहास बताता है. इसलिए इंडिया के मफाद में यही है, इंडिया के फायदे में यही है कि ड्यूरेंट लाइन पे लगातार प्रेशर हो. इसके लिए आपको 5, 10, 15, 20, $25 बिलियन अफगानिस्तान में डालने पड़े, आपको जो डालना पड़े. राइट. आप ये समझिए कि आपने रॉकेट खरीद लिया, आप ये समझ लिया आपने और राफेल खरीद लिए, आपने कुछ और कर लिया, क्योंकि दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट सर. प्रेशर ऑन पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट, कंसिस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, 24/7/365 प्रेशर सर. लेकिन मेरे साहब, अगर भारत की तरफ से ऐसी एफर्ट्स ना भी की जाएं तो मुझे तो ऐसा दिखता है कि वो प्रेशर वैसे ही रहेगा, चाहे वो तालिबान हो, चाहे कोई भी सरकार हो. सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो प्रेशर रहेगा वहां पे, लेकिन वो प्रेशर कौन कंट्रोल कर रहा है सर? वो जो दर्जे हरारत है वो कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया शुड कंट्रोल दैट प्रेशर सर. अगर हम चाहें प्रेशर, जब हम चाहें सर, वो प्रेशर ज्यादा हो, प्रेशर कम हो. पैसे किस चीज के हैं सर? हम पैसे किस चीज के देंगे? अगर हम अफगानिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालेंगे तो किस चीज के पैसे देंगे? हम इस चीज के लिए, देखिए सर, जो गाड़ी खरीदता है ना सर, वो डिसाइड करता है कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा. वो खुद बैठेगा, उसका ड्राइवर बैठेगा. राइट. तो तालिबान को भी ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान से उसको राहदारी मिल सकती है, लेकिन अगर तालिबान के अच्छे रिलेशन ईरान के साथ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल, वो शिया सुन्नी का मसला 2 मिनट के लिए अलग रख दें आप, अगर तालिबान के अच्छे रिलेशनशिप ईरान के साथ हो जाते हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं सर. Why do they need? They can reach China through the Wakhan corridor and they can reach India through Iran sir. हमारा पोर्ट है वहां, उनको पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? Why does the Taliban need Pakistan at all? सर जो हमने अपना पोर्ट बनाया है ईरान में, वो काय के लिए बनाया है? किस दिन के लिए चावार बनाए सर? बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, इस दिन के लिए बनाए, इस दिन काम आएगा. तो ये हमें देखना है कि तालिबान चल किस सिमत में, मतलब क्या ना, उसका किबला अगर दुरुस्त नहीं है तो ठीक करे. और अगर हम पैसे डालते हैं अफगानिस्तान में, अगर हम मोटे पैसे डालते हैं, अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालते हैं, तो we need to be able to not just have a footprint in Afghanistan but also control the pressure on the Durand line sir.
वो एक्सीलेटर पे पैर फिर हमारा होगा। आखिर में मेरे साहब मैं इस अहम डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो बारहा कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, यानी हम अमरीकियों को किसी तरह भी यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है। अभी एवैक्यूएशन में भी उन्होंने बहुत हेल्प करने की बात की है। और अब हमें ये खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रूप्स भी निकले, बहुत सारे अमेरिकन निकले जो अब पाकिस्तान के ज़रिए ही निकल रहे हैं और कुछ मौजूद भी हैं। ये खबरें क्या हैं और हकीकत क्या है? सर हकीकत ये है कि 72 घंटे पहले या करीब 4 दिन पहले पाकिस्तान में ट्रूप्स आ गए थे सर, अमेरिकन ट्रूप्स। कराची और इस्लामाबाद के सारे होटल्स खाली कर दिए गए और कई 100 की तादाद में, पता नहीं हजार हैं कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन कई 100 की तादाद में अमेरिकन ट्रूप्स विथ वेपन्स सर, विथ इक्विपमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। ठीक है सर, वो लिमिटेड ऑफेंसिव ऑपरेशंस करेंगे, ये हमें नहीं पता। वो अपने बाकी अमेरिकन की रेस्क्यू के लिए वहां पे हैं जो फंसे हुए हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो चूरन खिलाया था इमरान खान ने, वो गलत है। अच्छा, ये आए क्यों है अंदर सर, पहले मैं ये बता दूं दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं। इशू ये है सर कि 2 पावर्स हैं जो इंपैक्ट करते हैं पाकिस्तान को, वन इज चाइना, वन इज अमेरिका सर। जो पॉलिटिशियंस हैं दे मे बी फॉन्ड ऑफ चाइना, बट द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी क्लियरली बिहाइंड अमेरिका सर। पाकिस्तान आर्मी के जनरल सर, चाहे आप कमर जावेद बाजवा साहब की बात कर लें, चाहे आप उनके कोर कमांडर्स की बात कर लें, इनके 80-90% जो इनके सीनियर जनरल्स हैं, इनके कोर कमांडर्स हैं, दे हैव ऑल बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका सर। इनके बच्चे बाहर हैं। ठीक है, अगर मैं तो दुबई को भी वेस्टर्न कंट्री मानता हूं सर, क्योंकि दुबई को चला तो वेस्ट ही रहा है। मैं दुबई को अरब कंट्री नहीं मानता, मैं दुबई को वेस्टर्न कंट्री मानता हूं, मैं उसको यूरोप टाइप का मानता हूं दुबई को। तो आप ये देख लीजिए कि इनके सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं इनके, कहाँ हैं? लंदन में है, कनाडा में है, यूएस में है। अगर इनको चीन से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों को चाइना क्यों नहीं भेजते? आप इनसे पूछिए। इन्वेस्टमेंट जो आसिम सलीम बाजवा था, वो पिज्जा जॉन, जो पापा जॉन वाला जो जनरल था सर, उसने कोई इन्वेस्टमेंट उसने चाइना में तो जाके पिज्जा की दुकान नहीं खोली, उसने अमेरिका में खोली। और सिर्फ बच्चों की और असासों की, एसेट्स की, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है इनकी, इनका अलाइनमेंट भी अमेरिका के साथ है। एक जमाने में यह बात मशहूर थी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के नहीं बन सकता। इसलिए सर कहते थे ना, अल्लाह, आर्मी, अमेरिका, तेरा 3 A's दैट रूल पाकिस्तान, अल्लाह, आर्मी एंड अमेरिका। तो ये चीज है सर, ये सच्चाई है। अब क्या हुआ है इसमें सर, पूरा मामला जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला ठप बैठ रहा है सर। 2 साल से लगभग मामला बंद है। ये बोले यहूदियों की साजिश है, हिंदुओं की, इनको साजिश नजर आती है, खुद गिरवान में जाके देखते नहीं है पाकिस्तानी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये साजिश कर सकते हैं, ठीक है। बट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है सर क्योंकि वो बंद हो गई है और चीनियों को पता लग गया है। चीनियों को किससे नफरत है? वो तालिबान की साइड क्यों जा रहे हैं सर चाइनीज? आज तक तो गए नहीं वो, आज क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं सर वहां पे क्योंकि उनको ये बात पता है कि पाकिस्तान में चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, एक सत्ता में होगा, एक इक्तदार में होगा, दूसरे इसकी टांग खींचेगा। कोई सीपैक पे, मतलब कोई सीपैक का प्रोजेक्ट करना भी चाहेगा तो दूसरा बोलेगा कि नहीं, इसने पैसे खाए हैं। ये एक दूसरे की, इनके मन में पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे की गर्दनें काटते हैं तीनों पार्टियां, और तीनों एक जैसे नहीं सर। और जो भी तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि इमरान खान को मसीहा है, कोई मसीहा नहीं, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सर, देयर ऑल लाइक, ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, ठीक है। चाइनीज हैव मेड अप देयर माइंड सर कि हो ना हो सीपैक मर जाएगा, और हमारी 20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में डूबने वाली है क्योंकि इनको रिटर्न नहीं मिला सर। और चाइना का फॉर्मल एक बयान है, मैं बात नहीं कर रहा, चाइना ने क्या बोला है कि हम इसलिए हमने सीपैक पे इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया बिकॉज देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम सीपैक। इसमें बिजनेस का कोई फायदा नहीं है उनको। डे वन से कह रहा हूं सर, ये फ्रॉड है पूरा मामला सीपैक का। अगर पाकिस्तानी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि गेम चेंजर है और ये सब जैसे बड़ी बड़ी बड़के मारते हैं ना ये लोग लाहौर से, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ही कहना चाहता हूं, आप डालिए ना डेटा अपने वेबसाइट पे। आप सच्ची बात क्यों नहीं लिखते वेबसाइट पे? सब पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया को, हमें भी बताइए कितने लोगों को नौकरी मिली है पाकिस्तान में, कितने पाकिस्तानी करोड़पति अरबपति बन गए, कितने पाकिस्तानी कंपनियां खुल गई हैं, कितने, कुछ तो बताइए। आप कह रहे हैं 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, 30, 40, 50 बाकी है, ये दुनिया भर की झूठी बातें सर। तो अब इन लोगों ने, अब चाइना ने यह सोच लिया कि अगर अफगानिस्तान के साथ बात बन जाती है तो हम फिर ईरान चले जाएंगे।
वाई गो टू कराची? बात वही है सर, बात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की है, और बात यह है कि पाकिस्तान की जो फौज है उसका डायरेक्ट अमेरिका से अलाइनमेंट है। ये कोई नहीं टाल सकता सर। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इनकी इन्वेस्टमेंट्स बाहर हैं, इनके पास पासपोर्ट बाहर के हैं। ये पूरी तरीके से अमेरिकन आर्मी का एक एक्सटेंशन है, जो कि अमेरिकन आर्मी को ही धोखा देकर उससे पैसे ले रहा है, लेकिन इन दी एंड इनको जाना अमेरिका की ही गोद में है सर। ये चाइना की गोद में नहीं बैठ पाएंगे। पाकिस्तान आर्मी विल सिट इन द लैप ऑफ द यूएस आर्मी सर। पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट तो अमेरिका की गोद में ही जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उनको अपनी गोद में नहीं ले रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों ही कहा कि बड़े दुख की बात है, अफसोस की बात है कि हमारे अमेरिका के साथ वो तल्लुकात नहीं रहे, उसका कारण भारत है। तो आखिर में चलते चलते इस पर मैं ज़रूर आपकी कमेंट्री लेना चाहूँगा कि भारत के साथ जो रिश्ते अमेरिका के बहुत अब गहरे डूंघे होते चले जा रहे हैं, उसकी बिना पर पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो अमेरिका की गोद में जा सके या बैठ सके? देखिए सर, पाकिस्तान अमेरिका की, पाकिस्तान हर समय चाहता है कि उसको इज्जत मिले, जो भारत को इज्जत मिली है। अमेरिका की आंखों में जो भारत की इज्जत है, वही इज्जत पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान एक बात नहीं समझता, एक सच्चाई नहीं समझता सर, कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है जो वो दुनिया को दे सके। ठीक है, जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है, राहदारी है, ठीक है, लेकिन एक बार अमेरिका ने ये बोल दिया कि हम अफगानिस्तान से चले गए, और जो कराची और इस्लामाबाद में अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो भी वापस अपने वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क चले गए, अपने जहां से आए हैं। एक बार वो चले गए अपने बेसिस पे। फिर पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है सर? पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस सिर्फ उसकी लोकेशन है। जैसे रिटेल में दुकान के लिए कहते हैं ना सर, हम लोग मार्केट में कहते हैं दुकान की इंपॉर्टेंस क्या है? लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की लोकेशन। उसके अलावा अच्छा, हमारी लोकेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव अ बॉर्डर विद सेंट्रल एशिया। लेकिन फिर हमारे पास क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने मेहनत करी है सर, हमने इतना बड़ा मार्केट बनाया अपना। पाकिस्तान मार्केट है ही नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बेचने के लिए कुछ बनाता नहीं है। फिर वो कहता है कि भारत के जितना हमें उतनी इज्जत दी जाए। अरे इज्जत उसकी होती है जिसकी जेब भरी होती है, इज्जत उसकी होती है जिसके पास कुछ होता है देने के लिए। अमेरिका हमारे पास कुछ आता है सर, हमारे पास कुछ लेकर जाता है वापस। अमेरिका का कोई भी बड़ा आदमी अगर नई दिल्ली जाता है सर, कुछ लेकर जाता है, कोई बड़ी डील साइन करके जाता है। हम पैसे देते हैं अमेरिका को, अमेरिका हमें टेक्नोलॉजी देता है, जो भी हमें इक्विपमेंट चाहिए वो देता है, हम उसके कैश देते हैं अमेरिका को। भारत बहुत बड़ी मंडी है। ये भारत ने सर, भारत बहुत गरीब मुल्क था एक टाइम पे। मैं आपको बताता हूँ, रशिया जब हमें हथियार देता था, एक जमाने में हमारे पास डॉलर नहीं थे सर रशिया को देने के लिए, तो हम रशिया को गेहूं देते थे, गंदम, और उसके एवज में हमें वेपन्स मिलते थे। हमारा बहुत ज्यादा बुरा हाल था एक जमाने में। मैं 40, 50, 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमने मेहनत करी ना सर, हमने मेहनत करी। हमने ये बात नहीं करी कि हम सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, हमने ये सब हवाबाजी नहीं करी। हम लोग गए, हमने IITs हमारी खुली थी, हमारे IIMs खुले थे, हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाई पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने ध्यान दिया, पढ़ाई पे ध्यान दी। आज टॉप कंपनीज में सर हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं। ये तो मेहनत करी है ना सर। उनके माँ बापों ने, जो बच्चों के माँ बाप थे सर, उन्होंने अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पाला है। ये सर इंदिरा नूई और सुंदर पिचाई ना ऐसी पैदा नहीं होते सर। ये अपने, इनका कैपेबिलिटी है, इनकी काबिलियत जरूर है, लेकिन इनके माँ बापों ने बनाया है सर। ये अपने माँ बाप के आशीर्वाद से बने हैं, ये भारत के लोगों के प्यार से बने हैं सर, और इसके लिए हमने पूरा एक सिस्टम बनाया है। तो पाकिस्तान जो सोचता है कि हमें अब कैसे, हाउ डू यू हैव अ सुंदर पिचाई इन पाकिस्तान? यू डोंट हैव अ सुंदर पिचाई, यू हैव अ हाफिज सईद। आपके पास इंदिरा नूई है सर? नहीं है आपके पास कभी नहीं होगी। आपके पास एक मलाला यूसुफजई थी, उसके खोपड़े में गोली मार के बाहर रह रही है लंदन में। तो हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद इंडिया? यू कांट कंपेयर। ये गलत बात है पूरी। बहुत आखिर में चाणक्य फोरम के हवाले से, जहाँ पे आपके बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आते हैं, जिसकी ऐप्स भी एप्पल की हो, एंड्रॉयड की हो, वो भी मौजूद है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। उस पे ये सारे आर्टिकल्स, जो बातें आप हमारे साथ भी करते हैं, अपने और शोज़ में भी करते हैं, ये सारी बातें मौजूद होती हैं। जो अब तक हमने बातचीत की मेरे साहब, आप उसको कैसे सम अप करेंगे? और थोड़ा सा बिल्कुल चलते चलते हमारे व्यूअर्स को अपने चाणक्य फोरम के बारे में भी ज़रूर बताइए। ताहिर साहब, मैं तो ऐसे सम अप करूंगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग समय होने वाला है। जो पाकिस्तान को लग रहा था कि अफगानिस्तान में बस अब तो उसकी लॉटरी लग गई है, उसकी लॉटरी नहीं लगी है। इनफैक्ट जैसे मुंबई में कहते हैं, उसकी वाट लग गई सर, लॉटरी नहीं लगी उसकी, उसके साथ उल्टा गेम पड़ गया है। अब उनको पता लग रहा है सर, धमाके पाकिस्तान में हो रहे हैं। ठीक है सर, अमेरिकी फौज पाकिस्तान में आ गई, लोन पाकिस्तान ले रहा है। मतलब कोई ऐसा एक चीज नहीं है, कोई एक लाइन आइटम नहीं जिसमें पाकिस्तान कहे कि ठीक है हमारे 50 आइटम हैं, 50 में से हमारे 49 खराब है, लेकिन एक है जिसपे हम एक्सेल कर रहे हैं।
कोई एक चीज है जिसमें हमने तीर मार दिया दुनिया में, वो एक आइटम बता दीजिए नहीं है। तो ये तो बहुत बुरे दिन आ रहे हैं सर विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। और दूसरी बात, चाणक्य फोरम सर वी आर डूइंग वेरी वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आप सबके आशीर्वाद से सारे व्यूअर्स में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो पढ़ते हैं चाणक्य फोरम, बस पढ़ते रहिए, हम आपके सामने आर्टिकल्स लाते रहेंगे। और हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, एप्पल का हो एंड्रॉइड का हो, ऐप डाउनलोड करिए और अपने दोस्तों को कहिए, परिवारजनों को कहिए ऐप डाउनलोड करें, और आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेयर साहब, आपने हमें आज भी समय दिया, आप हमें हर हफ्ते समय देते हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके।